নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এটি জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য। फिर से मैं हिंदी में कहना चाहूंगा, इस अहम अवसर पर हमारी गुजारिश रहेगी कि नेताजी पर ढाली सिक्के का लोकार्पण करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। প্রকাশিত হলো এই স্মারক মুদ্রা। এরপরে আমরা চলে যাব আরেকটি মুদ্রা প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এছাড়াও এই ১২৫তম জয়ন্তী উপলক্ষে একটি বিশেষ ডাক টিকিট প্রস্তুত করা হয়েছে। সেটির প্রকাশের জন্য আমরা এবারে আবারও অনুরোধ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। 125वें जयंती पर नेताजी पर प्रकाशित स्मारक डाक टिकट जारी किया जा रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, নেতাজির সংগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজির অনুপ্রেরণায় তার ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখেছিলেন ইংরেজ মহাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিবেদিত প্রাণ সেই দেশভক্তরা। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাবো এবারে তাদের সম্মান জ্ঞাপন করার জন্যে। हिंदी में फिर से अब वक्त आ गया है नेताजी द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम लोग आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं, के दिग्गजों को सम्मान करने का। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবারে মঞ্চ থেকে অবতরণ করে এই বয়োজ্যেষ্ঠ বলা যেতে পারে লিভিং লেজেন্ডস, আমাদের মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী তাদের সেই বলেই ডাকলেন নায়ক লালটি রাম, আজাদ হিন্দ ফৌজের এক গৌরবোজ্জ্বল নাম नायक लालटी राम। উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন শাল নায়ক লালটি রামকে। এরপরে উপস্থিত আছেন শ্রীমতী পূর্ণিমা ধিলন এবং শ্রী সরবজিৎ ধিলন, পদ্মভূষণ কর্নেল গুরবক্স সিং ধিলর এক পুত্রবধূ এবং এক পুত্র, মালয়ের যুদ্ধের সেই বিশিষ্ট নায়ক কর্নেল গুরবক্স সিং ধিলন। अब बारी है लेफ्टिनेंट भारती चौधरी, जिनका विवाह के पहले उपनाम था लेफ्टिनेंट आशा सहाय। वो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट से थी। ঝাঁসির বাহিনীর আশা ডক্টর বি.এন. পান্ডে, আইএনের আরেক পরাক্রমী সেনানী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজন তারা মঞ্চ থেকে অবতরণ করে সম্মান জ্ঞাপন করলেন এবং এবারে সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত এসে গেছে। আমরা অনুরোধ জানাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে তার এই জন্মজয়ন্তীর, নেতাজির জন্মজয়ন্তীর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করার জন্য। हमें बहुत गर्वित महसूस हो रहा है ये ऐलान करते हुए कि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें संबोधन करेंगे। उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए।
जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मंच पर विराजमान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बहन ममता बनर्जी जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री प्रहलाद पटेल, श्री बाबुल सुप्रियो जी, नेताजी सुभाष बोस के निकट संबंधीजन, भारत का गौरव बढ़ाने वाली आजाद हिंद फौज के जांबाज सदस्य, उनके परिजन, यहां उपस्थित कला और साहित्य जगत के दिग्गज और बंगाल की इस महान धरती के मेरे भाई और बहनों, आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। बचपन से जब भी ये नाम सुना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं किसी भी स्थिति में रहा, परिस्थिति में रहा, ये नाम कान में पड़ते ही एक नई ऊर्जा से भर गया। इतना विराट व्यक्तित्व की उनकी व्याख्या के लिए शब्द कम पड़ जाए। इतनी दूर की दृष्टि कि वहां तक देखने के लिए अनेकों जन्म लेने पड़ जाए। विकट से विकट परिस्थिति में भी इतना हौसला, इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती ठहर न पाए। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं और नमन करता हूं उस मां को, प्रभा देवी जी को, जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। आज उस पवित्र दिन को 125 वर्ष हो रहे हैं। 125 वर्ष पहले आज के ही दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभाष का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था। भारत के नए सैन्य कौशल्य का जन्म हुआ था। मैं आज नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। साथियों, मैं आज बालक सुभाष को नेताजी बनाने वाली उनके जीवन को तप, त्याग
और तितिक्षा से घड़ने वाली बंगाल की इस पुण्य भूमि को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र जैसे महापुरुषों ने इस पुण्य भूमि को राष्ट्र भक्ति की भावना से भरा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरबिंदो, मां शारदा, मां आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जैसे संतों ने इस पुण्य भूमि को वैराग्य, सेवा और आध्यात्म से अलौकिक बनाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, गुरुचंद ठाकुर, हरिश्चंद्र ठाकुर जैसे अनेक समाज सुधारक, सामाजिक सुधार के अग्रदूतों ने इस पुण्य भूमि से देश में नए सुधारों की नींव भरी है। जगदीश चंद्र बोस, पीसी रॉय, एसएन बोस, मेघनाथ शाह, अनगिनत वैज्ञानिकों ने इस पुण्य भूमि को ज्ञान विज्ञान से सींचा है। ये वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया है और राष्ट्र गीत भी दिया है। इसी भूमि ने हमें देशबंधु चित्तरंजन दास, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हम सभी के प्रिय भारत रत्न प्रणब मुखर्जी से साक्षात्कार कराया है। मैं इस भूमि के ऐसे लाखों लाख महान व्यक्तित्वों के चरणों में भी आज इस पवित्र दिन पर प्रणाम करता हूं। साथियों, यहां से पहले मैं भी नेशनल लाइब्रेरी गया था, जहां नेताजी की विरासत पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और आर्टिस्ट कैंप का आयोजन हो रहा है। मैंने अनुभव किया, नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी के जीवन की ऊर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है। उनकी यही ऊर्जा, यही आदर्श, उनकी तपस्या, उनका त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। इसलिए देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक, अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाए। आज सुबह से देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम हर कोने में हो रहे हैं। आज इसी क्रम में नेताजी की स्मृति में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कोलकाता और बंगाल, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, यहां नेताजी के जीवन पर एक प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी आज से शुरू हो रहा है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को
पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। आज जब इस वर्ष देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है, जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। उन्होंने आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को मजबूत किया। उन्होंने पूरे देश से हर जाति, पंथ, हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया। उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी, नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने फौज के सैनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी। उन्हें देश के लिए जीने का जज्बा दिया, देश के लिए मरने का मकसद दिया। नेताजी ने कहा था, भारत डाक से रोकटो डाक दिए छे रोकतो के। ओठो दांडाओ आमोदेर नोस्टो करार मतो सोमोय नोय। अर्थात भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। साथियों, ऐसी हौसले से भरी हुंकार सिर्फ और सिर्फ नेताजी ही दे सकते थे। और आखिर उन्होंने दिखा भी दिया कि जिस सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होता, भारत के वीर सपूत रणभूमि में उससे भी परास्त कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प लिया था, भारत की जमीन पर आजाद भारत की आजाद सरकार की नींव रखेंगे। नेताजी ने अपना ये वादा भी पूरा करके दिखाया। उन्होंने अंडमान में अपने सैनिकों के साथ आकर तिरंगा फहराया। जिस जगह अंग्रेज देश के स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देते थे, काला पानी की सजा देते थे, उस जगह जाकर उन्होंने सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दी थी। वो सरकार अखंड भारत की पहली आजाद सरकार थी। नेताजी अखंड भारत की आजाद हिंद सरकार के पहले मुखिया थे। और ये मेरा सौभाग्य है कि आजादी की उस पहली झलक को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में हमने अंडमान के उस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। देश की भावना को समझते हुए नेताजी से जुड़ी फाइलें भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की। ये हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दौरान आईएनए वेटरन्स परेड में शामिल हुए थे।
आज यहां इस कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज में रहे देश के वीर बेटे और बेटी भी उपस्थित है। मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूं और कब प्रणाम करते हुए कहीं कहूंगा कि देश सदा सर्वदा आपका कृतज्ञ रहेगा, कृतज्ञ है और हमेशा रहेगा। साथियों, 2018 में ही देश ने आजाद हिंद सरकार के 75 साल को भी उतने ही धूमधाम से मनाया था। देश ने उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किए। नेताजी ने दिल्ली दूर नहीं का नारा देकर लाल किले पर झंडा फहराने का जो सपना देखा था, उनका वो सपना देश ने लाल किले पर झंडा फहराकर पूरा किया। भाइयों और बहनों, जब आजाद हिंद फौज की कैप मैंने लाल किले पर झंडा फहराया था, उसे मैंने अपने सर पे लगाया था, उस वक्त मेरे मन मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत से सवाल थे, बहुत सी बातें थी, एक अलग अनुभूति थी। मैं नेताजी के बारे में सोच रहा था, देशवासियों के बारे में सोच रहा था। वो किसके लिए जीवन भर इतना रिस्क उठाते रहे? जवाब यही है, हमारे और आपके लिए। वो कई दिनों तक आमरण अनशन किसके लिए करते रहे? आपके और हमारे लिए। वो महीनों तक किसके लिए जेल की कोठरी में सजा भुगतते रहे? आपके और हमारे लिए। कौन ऐसा होगा जिसके जीवन के पीछे इतनी बड़ी अंग्रेजी हुकूमत लगी हो, वो जान हथेली पर रखकर फरार हो जाए? हफ्तों तक वो काबुल की सड़कों पर अपना जीवन दांव पर लगाकर एक एम्बेसी से दूसरी से चक्कर काट लगाता रहे। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। विश्व युद्ध के उस माहौल में देश के बीच पल पल बदलते देशों के बीच के रिश्ते, इसके बीच क्यों वो हर देश में जाकर भारत के लिए समर्थन मांग रहे थे, ताकि भारत आजाद हो सके, हम और आप आजाद भारत में सांस ले सके। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति नेताजी सुभाष बाबू का ऋणी है। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद नेताजी सुभाष की ऋणी है। ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? ये ऋण क्या हम कभी चुका भी पाएंगे? साथियों, जब नेताजी सुभाष यहां कोलकाता में अपने 38/2 एल्गिन रोड के घर में कैद थे, जब उन्होंने भारत से निकलने का इरादा कर लिया था, तो उन्होंने अपने भतीजे शिशिर को बुलाकर कहा था, अमार एकता काज कोरते पारबेगा? अमार एकता काज कोरते पारबे? क्या मेरा एक काम कर सकते हो? इसके बाद शिशिर जी ने वो किया जो भारत की आजादी की सबसे बड़ी वजहों में से एक बना। नेताजी ये देख रहे थे कि विश्व युद्ध के माहौल में अंग्रेजी हुकूमत को अगर बाहर से चोट पहुंचाई जाए तो उसे दर्द सबसे ज्यादा होगा। वो भविष्य देख रहे थे कि जैसे जैसे विश्व युद्ध बढ़ेगा,
वैसे वैसे अंग्रेजों की ताकत कम पड़ती जाएगी, भारत पर उनकी पकड़ कम पड़ती जाएगी। ये था उनका विजन। इतनी दूर देख रहे थे वो। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसी समय उन्होंने अपनी भतीजी इला को दक्षिणेश्वर मंदिर भी भेजा था कि मां का आशीर्वाद ले आओ। वो देश से तुरंत बाहर निकलना चाहते थे। देश के बाहर जो भारत समर्थक शक्तियां हैं उन्हें एकजुट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने युवा शिशिर से कहा था, अमार एकता काज कोरते पारबे, क्या मेरा एक काम कर सकते हो। साथियों, आज हर भारतीय अपने दिल पर हाथ रखे, नेताजी सुभाष बाबू को महसूस करे तो उसे फिर से ये सवाल सुनाई देगा, अमार एकता काज कोरते पारबे, क्या मेरा एक काम कर सकते हो। ये काम, ये काज, ये लक्ष्य आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। देश का जन जन, देश का हर क्षेत्र, देश का हर व्यक्ति इससे जुड़ा है। नेताजी ने कहा था, पुरुष अर्थो एवं उपकरण निजे राय विजय बा স্বাধীনতা আনতে পারে না। আমাদের অবশ্যই সেই উদ্দেশ্য সকিত থাকতে হবে যা আমাদের সাহসিক কাজ এবং वीर तपुरना शोषणे उद्बुद्ध करबे। यानी हमारे पास वो उद्देश्य और शक्ति होनी चाहिए जो हमें साहस और वीरतापूर्ण तरीके से शासन करने के लिए प्रेरित करे। आज हमारे पास उद्देश्य भी है, शक्ति भी है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य, हमारी आत्मशक्ति हमारे आत्मसंकल्प से पूरा होगा। नेताजी ने कहा था, आज आमादेर केवल एक इच्छा था का उचित, भारत इच्छुक जाते भारत बांटते पारे। यानी हमारी एक इच्छा होनी चाहिए कि हमारा भारत बच पाए, भारत आगे बढ़े। हमारा भी एक ही लक्ष्य है, अपना खून पसीना बहाकर देश के लिए जिए, अपने परिश्रम से, अपने इनोवेशन से देश को आत्मनिर्भर बनाए। नेताजी कहते थे, निजेर प्रोति सात होले सारे, बिक्सेर प्रोति केऊ असोध होते पारबे ना। अर्थात अगर आप खुद के लिए सच्चे हैं तो आप दुनिया के लिए गलत नहीं हो सकते। हमें दुनिया के लिए बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने होंगे, कुछ भी कमतर नहीं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाले प्रोडक्ट। नेताजी ने हमें कहा था, स्वाधीन भारतेर स्वप्ने कोनो दिन आस्था हारियो ना, বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই যে ভারতকে पराधीनानंतर श्रृंखलाएं बेगे रखते समर्थ होवे। यानी आजाद भारत के सपने में कभी भरोसा मत खोइए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को बांध करके रख सके। वाकई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 130 करोड़ देशवासियों को, अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक सके। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरीबी को, अशिक्षा को, बीमारी को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनते थे।
सुभाष बाबू कहते थे, আমাদের সবচেয়ে বড় জাতীয় সমস্যা হলো দারিদ্র অশিক্ষা রোগ বৈজ্ঞানিক উৎপাদন। যে সমস্যার সমাধাन হবে केवल मात्र सामाजिक भावना चिंता द्वारा। अर्थात हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और वैज्ञानिक उत्पादन की कमी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए समाज को मिलकर जुटना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा। मुझे संतोष है कि आज देश पीड़ित, शोषित, वंचित को, अपने किसान को, देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर एक गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। देश के किसानों को बीज से बाजार तक आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। खेती पर होने वाला उनका खर्च कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हर एक युवा को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए देश के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में देश भारत में एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे बड़े संस्थान खोले गए हैं। आज देश 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू कर रहा है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि आज देश में जो बदलाव हो रहे हैं, जो नया भारत आकार ले रहा है, उसे देख नेताजी को कितनी संतुष्टि मिलती है। उन्हें कैसा लगता जब वो दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजीज में अपने देश को आत्मनिर्भर बनता देखते। उन्हें कैसा लगता जब वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, शिक्षा में, मेडिकल सेक्टर में भारतीयों का डंका बजते देखते। आज राफेल जैसे आधुनिक विमान भी भारत की सेना के पास हैं और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमान भारत खुद भी बना रहा है। जब वो देखते कि आज उनके देश की सेना इतनी ताकतवर है, उसे वैसे ही आधुनिक हथियार मिल रहे हैं जो वो चाहते थे, तो उन्हें कैसा लगता। आज अगर नेताजी ये देखते कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से, इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है, तो नेताजी क्या सोचते। जब वो देखते कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व होता। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। साथियों, नेताजी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते रातों की रातों बीत जाए। नेताजी जैसे महान व्यक्तित्वों के जीवन से हम सबको और खासकर युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, वो है अपने लक्ष्य के लिए अनवरत प्रयास। विश्व युद्ध के समय पर जब साथी देश पराजय का सामना कर चुके थे, सरेंडर कर रहे थे, तब नेताजी ने अपने सहयोगियों को जो बात कही थी, उसका भाव यही था कि दूसरे देशों ने सरेंडर किया होगा, हमने नहीं।
अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। वो अपने साथ भगवत गीता रखते थे, उनसे प्रेरणा पाते थे। अगर वो किसी काम के लिए एक बार आश्वस्त हो जाते थे तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक प्रयास करते थे। उन्होंने हमें ये बात सिखाई है कि अगर कोई विचार बहुत सरल नहीं है, साधारण नहीं है, अगर इसमें कठिनाइयां भी है, तो भी कुछ नया करने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज में भरोसा करते हैं तो आपको उसे प्रारंभ करने का साहस दिखाना ही चाहिए। एक बार को ये लग सकता है कि आप धारा के विपरीत बह रहे हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य पवित्र है तो इसमें भी हिचकना नहीं चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया कि आप अगर अपने दूरगामी लक्ष्यों के लिए समर्पित है तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। साथियों, नेताजी सुभाष आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बांग्ला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो भूमिका नेताजी ने देश की आजादी में निभाई थी, आज वही भूमिका पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर भारत अभियान में निभानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व आत्मनिर्भर बंगाल और सोनार बांग्ला को भी करना है। बंगाल आगे आए, अपने गौरव को और बढ़ाए, देश के गौरव को और बढ़ाए। नेताजी की तरह ही हमें भी अपने संकल्पों की प्राप्ति तक अब रुकना नहीं है। आप सभी अपने प्रयासों में, संकल्पों में सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस पवित्र दिवस पर, इस पवित्र धरती पर आकर के आप सबके आशीर्वाद लेकर के नेताजी के सपनों को पूरा करने का हम संकल्प करके आगे बढ़े। इसी एक भावना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। এবারে অনুরোধ তাকে এবং মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্টজনকে তারা মঞ্চ থেকে অবতরণ করে যদি আসন গ্রহণ করেন, কেননা এখন আমরা চলে যাব প্রজেকশন ম্যাপিংয়ে। আরেকবার আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। অন্যান্য বিশিষ্ট জনেদের কাছে অনুরোধ তারা মঞ্চ থেকে অবতরণ করে আসন গ্রহণ করুন। প্রজেকশন ম্যাপিং দৃশ্যকল্প ও শব্দের মাধ্যমে যে কোনো আখ্যানকে প্রাণবন্ত করে তোলার একটি আধুনিক প্রযুক্তি। নেতাজির অসাধারণ আত্মশক্তিতে ভরপুর জীবন ও কর্মকে তুলে ধরা হয়েছে